नाउ वी कम एट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया गया वाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड्स एज टेम्परेचर इज रेस्ड। इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस लिक्विड्स में टेम्परेचर रेस करने पर लेस सॉल्युबल क्यों होती हैं। तो उसका कारण ये है कि जब गैसेस को लिक्विड्स में डिज़ोल्व किया जाता है तो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, मतलब उसमें एनर्जी निकलती है। व्हेन गैसेस आर डिज़ोल्व इन लिक्विड्स इट इज़ accompanied by the release of heat energy, that is process is exothermic. Gas plus liquid changes into solution plus Q, it is amount of energy released during the dissolution process, so the reaction will be exothermic. इसलिए जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक होगी। अब जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तब अगर हम टेम्परेचर रेज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस ओर किया गया चेंज न्यूट्रलाइज हो जाए, मतलब जो भी हम चेंज करेंगे वो न्यूट्रल हो जाए उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इसका मतलब गैस लेस सॉल्युबल हो गया। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दस गैसेस बिकम लेस सॉल्युबल इन लिक्विड्स। अब ये बात समझते हैं कि एक्सोथर्मिक क्यों होता है। तो कोई भी रिएक्शन तभी पॉसिबल होता है जब उस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी विच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस और इसकी वैल्यू निगेटिव हो। जब सॉल्यूट गैसियस स्टेट में होता है, when solute is in gaseous state, तो उसके लिए एंट्रोपी की वैल्यू ज़्यादा होती है देन एंट्रोपी इज ग्रेटर than the solute in solution phase. So in dissolution entropy decreases. तो जब एंट्रोपी डिक्रीज़ करेगी इसका मतलब ये हुआ डेल्टा एस नेगेटिव है, और जब डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। और डिसोल्यूशन होने के लिए गैस को घुलने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ही होनी चाहिए। तो नेगेटिव होने के लिए ये जब टर्म पॉजिटिव हो जाएगा तो ये टर्म जब नेगेटिव होगा तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा। सो फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, दैट इज dissolution of gas will be exothermic। जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो उसके लिए डेल्टा एच निगेटिव होता है, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, और इसमें दिया है स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस। हेनरीज लॉ को एक्सप्लेन करना है
और इसके कुछ एप्लीकेशंस देने हैं। हेनरी लॉ ये बताता है कि जब किसी गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व किया जाता है तो उस गैस का वेपर फेज़ में पार्शियल प्रेशर उसके लिक्विड फेज़ में मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन। Partial pressure of gas will be proportional to mole fraction of gas in solution, or P will be equal to Kh into X, where Kh is Henry's constant and X is mole fraction of gas. अब हम लोग हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस को देखेंगे और उसमें पहला एप्लीकेशन ये है कि जब सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल्स को पैक किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हाई प्रेशर पर बोतल को पैक करते हैं जिससे कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए। दूसरा एप्लीकेशन है कि पहाड़ों पर ज़्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है जिससे वहाँ पर रहने वाले लोग या जो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उससे बेचैनी और घबराहट उत्पन्न होती है। तीसरा एप्लीकेशन ये है कि पहले स्कूबा डाइवर्स यानी कि समुद्री गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का सिलेंडर यूज़ करते थे। जब गोताखोर समुद्र में काफ़ी गहराई तक पहुंच जाता था तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाने के कारण नाइट्रोजन ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती थी और जब वह बाहर आता था तो उसके शरीर में बहुत भयंकर दर्द होता था क्योंकि घुली हुई नाइट्रोजन निकलती थी। आजकल समुद्री गोताखोर हीलियम और ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज़ करते हैं क्योंकि हीलियम की हाई प्रेशर पर सॉल्युबिलिटी कम होती है जिससे ये ब्लड में नहीं घुलती और जो पेनफुल इफ़ेक्ट्स नाइट्रोजन के साथ उत्पन्न होते थे वो हीलियम का यूज़ करने पर उत्पन्न नहीं होते। यूजेस ऑफ हेनरीज लॉ। First is to increase solubility of CO2 in soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure. Second is at high altitudes, the partial pressure of oxygen is less than at the ground level. The low concentration of oxygen in blood causes anoxia in people living at high altitudes or climbers. Third application is to avoid bends, mean to say painful effects during decompression of scuba divers. Oxygen is diluted with less soluble helium gas is used by the sea divers. This was about question number 12. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं और उसमें दिया गया है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईथेन ओवर ए सोल्यूशन containing 6.56 into 10 raised to power minus 3 grams of ethane is 1 bar. If the solution contains 5 into 10 raised to power minus 2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? तो इस क्वेश्चन में दिया गया कि कोई सोल्यूशन है जिसमें 6.56 into 10 raised to power minus 3 grams ईथेन डिज़ोल्व्ड है और इसका पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में 1 बार है। अगर सोल्यूशन में 5 into 10 raised to power minus 2 ग्राम ईथेन हो तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला डेटा दिया गया उससे हेनरीज कांस्टेंट निकालेंगे और फिर दूसरे सोल्यूशन के लिए पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू XB। यहाँ पर A जो है वो सॉल्वेंट के रिप्रेजेंट कर रहा है और B जो है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पार्शियल प्रेशर जो होगा वो इक्वल होगा KH इंटू XB। KH हेनरीज कांस्टेंट है और XB सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, विच विल बी इक्वल टू KH इंटू
number of moles of solute upon total number of moles of solute and solvent. Na represents number of moles of solvent and Nb represents number of moles of solute. For dilute solution Nb will be very less than Na. अगर solution dilute होगा तो उसमें solvent एक्सिस में होगा. जब solvent एक्सिस में होगा तो number of moles of solvent भी ज़्यादा होंगे in comparison to the number of moles of solute. तो हम solute के moles को solvent के moles के comparison में neglect कर सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जो ये टर्म दिया गया Na प्लस Nb, इसमें Nb निग्लिजिबल होगा. तो ओवरऑल हमें इक्वेशन मिल जाएगा P इज इक्वल टू KH इंटू NB अपॉन Na. सो फॉर फर्स्ट सोल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट P इज इक्वल टू 1 बार दिया गया है विच विल बी इक्वल टू KH इंटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू moles of solvent, or this can be also written as KH into mass of solute upon molar mass of solute into Na, number of moles of solvent. On putting values, this term will be equal to KH into 6.56 into 10 raised to power minus 3. Because the mass of ethane in first solution is 6.56 into 10 raised to power minus 3 grams. The molar mass of ethane will be 30. Na is as such. Na ज्यों का त्यों रहेगा. So the value of KH will be equal to, अब अगर हम KH की वैल्यू इससे निकालेंगे तो 30 Na इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 6.56 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3. 30 Na अपॉन 6.56 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब हम सेकेंड सोल्यूशन के लिए इक्वेशन 2 से ही देखेंगे तो P विल बी इक्वल टू KH इंटू WB अपॉन MB इंटू Na. KH हेनरीज कांस्टेंट हो गया, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है. WB मास ऑफ सॉल्यूट इन सेकेंड सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो KH की वैल्यू 30 Na अपॉन 6.56 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 आ गई इंटू WB अपॉन MB इंटू Na. WB की सेकेंड सोल्यूशन में वैल्यू दी गई है 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 ग्राम्स. MB की वैल्यू वही होगी क्योंकि ईथेन ही सॉल्यूट है तो 30 हो जाएगी इंटू Na. Na से Na कैंसिल हो जाएगा, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 अपॉन 6.56 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 विच विल बी इक्वल टू, ये टर्म ऊपर जाएगा तो 50 अपॉन 6.56 और इसको सॉल्व करेंगे तो 7.622 बार आ जाएगा. दिस इज द आंसर. दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 13. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं और इसमें दिया गया व्हाट इज मीन्ड बाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ and how is the sign of delta H mixing related to the positive and negative deviations from Raoult's law. इसमें पूछा गया कि राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब होता है और डेल्टा एच मिक्सिंग मीन टू से एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स का साइन पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या होगा. मैंने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन बेस ऑफ राउल्ट्स लॉ में बताया था कि सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. वो सॉल्यूशन जो प्रत्येक कंसंट्रेशन पर राउल्ट लॉ का पूर्णता पालन करते हैं
पूरी तरीके से फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। और जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, उन्हें कहा जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की वैल्यू राउल्ट लॉ से कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू मिलती है उसके इक्वल होती है। और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनके लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेशन करने पर जो वैल्यू मिलती है उसके इक्वल नहीं होती। अगर ऑब्जर्व्ड पार्शियल प्रेशर कैलकुलेटेड पार्शियल प्रेशर से ज़्यादा होता है तो उसे पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं, और अगर ऑब्जर्व्ड पार्शियल प्रेशर कैलकुलेटेड पार्शियल प्रेशर से कम होता है तो उसे नेगेटिव डेविएशन कहा जाता है। द सॉल्यूशंस नॉट ओबेइंग Raoult's law over the entire range of concentration are known as non-ideal solutions. These are two types: solutions having positive deviation from Raoult's law and solutions having negative deviation from Raoult's law. If the vapor pressure of solution is higher than predicted by Raoult's law, मतलब Raoult's law से जो कैलकुलेट करेंगे उससे वेपर प्रेशर ज़्यादा है, then solution exhibits positive deviation, तो solution positive deviation शो करता है। This type of solutions follow following conditions: PA will be greater than XA into PA naught, mean to say partial pressure of component A will be greater than mole fraction of component A into vapor pressure of pure component A, and partial pressure of B will be greater than XB into PB naught. This implies that the total pressure of solution PS, sum of partial pressure of component A plus partial pressure of component B, which will be greater than the sum of XA into PA naught plus XB into PB naught. Mean to say observed pressure is greater than the pressure calculated by the Raoult's law. Second point is delta H mixing will be greater than 0, that is delta H will be positive. Delta H mixing means enthalpy change during the mixing of two components A and B will be greater than 0, mean to say its value will be positive. And third point is change in volume of mixing will be greater than 0. Now we come at second point, solutions having negative deviation from Raoult's law. अब हम negative deviation वाले solutions को देखेंगे. If the vapor pressure of solution is lower than predicted by Raoult's law, अगर solution का vapor pressure Raoult law से कैलकुलेशन करने पर जो वेपर प्रेशर मिलता है उससे कम है तो उसे कहा जाता है solution having negative deviation. These type solutions follow following conditions. First is partial pressure of A will be less than the pressure calculated by Raoult's law, mean to say XA into PA naught. Partial pressure of B will be less than XB into PB naught. This implies that the pressure of solution PS, which is sum of partial pressure of component A and partial pressure of component B, will be less than XA into PA naught plus XB into PB naught. Enthalpy change during the mixing, delta H mixing, will be less than 0, that is delta H mixing will be negative. And third point is volume change during mixing, delta V mixing will be less than 0 or delta V mixing will be negative. तो इस क्वेश्चन में केवल डेल्टा एच मिक्सिंग के बारे में पूछा गया था, मैंने डेल्टा वी मिक्सिंग को भी एक्सप्लेन कर दिया। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं और इसमें दिया गया है
an aqueous solution of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar at normal boiling point of solvent. What is the molar mass of solute? इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पर 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन का प्रेशर 1.004 बार है। हमको मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो चलो सॉल्यूट का मोलर मास निकालते हैं कि कितना होगा। फॉर 2% एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन मीन्स सॉल्वेंट इज वाटर, WaH2O इज इक्वल टू 98 ग्राम। यहाँ पर A जो है वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा और B सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। तो सॉल्वेंट वाटर है, तो इसलिए मास ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 98 ग्राम, बिकॉज सॉल्यूशन कंटेन्स 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अगर हम सॉल्यूशन का टोटल मास 100 ग्राम ले लें तो उसमें 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, इसका मतलब सॉल्यूट का 2 ग्राम हुआ और रेस्ट पार्ट जो होगा वो H2O का होगा और वो 98 ग्राम हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू 2 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मीन टू से मोलर मास ऑफ वाटर विल बी 18 ग्राम। द प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 1.004 बार। मैंने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड की वेपर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जब सॉल्वेंट जो कि इसमें वाटर है जब बॉयल करेगा तो वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर बॉयल करेगा। अब हम सॉल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए राउल्ट्स लॉ का यूज़ करेंगे और राउल्ट लॉ के अनुसार सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। PA0 माइनस PS अपॉन PA0 विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विच becomes equal to WB into MA upon MB into WA for dilute solution। यहाँ पर WB सॉल्यूट के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, MA सॉल्वेंट के मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, MB सॉल्यूट के मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, WA सॉल्वेंट के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो द वैल्यू ऑफ MB विल बी इक्वल टू, इससे अगर हम MB की वैल्यू निकालें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो वो हो जाएगा MB यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये जब इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा PA0 अपॉन PA0 माइनस PA, रिवर्स टर्म हो गया। और यहाँ जो बचा वो बचा WB इंटू MA, MB यहाँ चला गया अपॉन WA। वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो WB 2 ग्राम है, MA 18 ग्राम है, WA 98 ग्राम है इंटू PA0, दिस वन विल बी PA0 1.013 अपॉन 1.013 माइनस 1.004। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 41.34 ग्राम पर मोल। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। इसमें दिया गया है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन एट 373 केल्विन। द वेपर प्रेशर्स ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर 105.2 kilopascal
and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of a mixture of 26 grams of heptane and 35 grams of octane? तो इसमें दिया गया है कि हेप्टेन और ऑक्टेन आपस में मिल करके आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। 373 केल्विन पर हेप्टेन का वेपर प्रेशर 105.2 किलोपास्कल है और ऑक्टेन का वेपर प्रेशर 46.8 किलोपास्कल है। हमें एक ऐसे मिक्सचर का वेपर प्रेशर निकालना है जिसमें 26 ग्राम हेप्टेन है और 35 ग्राम ऑक्टेन है। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग राल्ड्स लॉ का यूज़ करेंगे और राल्ड्स लॉ के अनुसार टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर्स का सम होता है। मीन टू से PT इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A प्लस पार्शियल वेपर pressure of component B, which will be equal to XA into PA naught plus XB into PB naught, where XA is mole fraction of component A, PA naught is vapor pressure of component A in pure state, plus XB means mole fraction of component B, PB naught means vapor pressure of pure component B. अब इस इक्वेशन में हमें XA और XB को निकालना होगा। तो इसके लिए जो डेटा दिया गया उसमें दिया गया कि मास ऑफ हेप्टेन 26 ग्राम है एंड मास ऑफ ऑक्टेन 35 ग्राम है। इससे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन एंड ऑक्टेन निकालेंगे और फिर उससे मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन निकालेंगे। PA नॉट और PB नॉट ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड प्योर लिक्विड B को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं। मोल्स ऑफ हेप्टेन C7H16 will be equal to WA upon MA. Here A represents heptane and B represents octane. So the moles of heptane Na will be equal to WA upon MA. Mass of heptane is given 26 gram. 26 upon 100, the molar mass of heptane will be 100, which will be equal to 0.26. Now the moles of octane NB will be equal to WB upon MB, mass of octane upon molar mass of octane. Mass of octane is given 35 gram. 35 upon molar mass of octane will be 114 gram. So it will be equal to calculate the molar mass we use molecular formula. So in case of heptane, molar mass will be equal to 7 into 12 plus 16 into 1, which will be equal to 84 plus 16, that will be equal to 100 gram per mole. And the molar mass of component B, mean to say octane, C8H18 will be equal to 8 into 12 plus 18 into 1, it will be equal to 96 plus 18, that will be equal to 114 gram per mole. Now the mole fraction of component A, XA will be equal to Na upon Na plus Nb, moles of component A upon total moles of component A and component B. So it will be equal to 0.26 because the value of Na is
0.26 and the value of NB is 0.30, so it will be equal to 0.26 upon 0.26 plus 0.30, that will be equal to 0.26 upon 0.56. On solving we get 0.464. तो इस तरीके से हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए मीन टू से हेप्टेन पता लग गया, वो है 0.464. अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी निकालेंगे. तो कोई भी बाइनरी सोल्यूशन हो उसमें अगर हम कंपोनेंट ए के मोल्स देखें तो XA विल बी इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB and mole fraction of component B will be equal to NB upon NA plus NB. So the value of XA plus XB will be equal to NA plus NB upon NA plus NB, that will be equal to 1. Or the value of mole fraction XB will be equal to 1 minus XA. By using this formula we can calculate the value of mole fraction of component B. It will be equal to NB upon NA plus NB. या तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लें या 1 माइनस XA करके कैलकुलेट कर लें. तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस XA विच विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.464, दैट विल बी इक्वल टू 0.536. अब हम टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर निकालेंगे. तो अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर PT विल बी XA इंटू PA नॉट प्लस XB इंटू PB नॉट. द वैल्यू ऑफ XA इज 0.464 and value of PA naught is given 105.2 kilopascal plus the value of mole fraction of component B is given 0.536 into the value of vapor pressure of component B is given 46.8 kilopascal. On solving it we get PT is equal to 48.81 plus 25.08 which will be equal to 73.89 पास्कल. तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 16 के. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं और इसमें दिया गया द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन. कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन इट. इसका मतलब ये हुआ 300 केल्विन पर वाटर का वेपर प्रेशर दिया गया है और हमको एक ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट घुला हुआ और उसका कंसंट्रेशन 1 मोलल है. 1 मोलल मीन्स उसकी मोलैलिटी 1 है, यानी कि 1 किलोग्राम वाटर में 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व है. तो इसके लिए हम राउल्ट्स लॉ का यूज़ करेंगे. राउल्ट ने बताया था कि सॉल्यूशन का प्रेशर इक्वल होता है टोटल ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट्स PA प्लस PB फॉर बाइनरी solution having both component volatile. It will be equal to XA into PA naught plus XB into PB naught. If one component is non-volatile, then
total pressure of solution will be equal to the partial pressure of component A, because component B is non-volatile, so its vapors will not form, and it will be equal to XA into PA नॉट। तो ये तो तब यूज़ किया जाएगा जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो, और इसका यूज़ तब करेंगे जब एक कंपोनेंट वोलेटाइल हो और दूसरा नॉन वोलेटाइल हो। P नॉट इज इक्वल टू 12.3 किलो पास्कल, इसमें दिया गया। मोलर सोल्यूशन कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, सो moles of solvent Na will be equal to Wa mass of solvent upon molar mass of solvent. Here A represents solvent and B represents solute. तो वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1000 अपॉन 18 विच विल बी इक्वल टू 55.5 बिकॉज द मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB विल बी इक्वल टू 1। तो सॉल्यूट के मोल होंगे, मोलल सोल्यूशन है, मैंने बताया था कि मोलल का मतलब हुआ जिसमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सो द प्रेशर ऑफ सोल्यूशन PS will be equal to XA into PA naught, mole fraction of volatile component A mean to say solvent into vapor pressure of pure solvent. Mole fraction of component A will be equal to Na upon Na plus Nb, और Na और Nb की वैल्यूज़ हमने निकाल ली थी। Na की वैल्यू है 55.5 और NB की वैल्यू है 1। 55.5 अपॉन 55.5 प्लस 1 इंटू P नॉट की वैल्यू PA नॉट की वैल्यू है 12.3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 12.08 किलो पास्कल। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 70। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं और इसमें दिया गया है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास 40 ग्राम पर मोल विच शुड बी डिजॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। इसका मतलब ये हुआ कि हमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का वो मास कैलकुलेट करना है जिसे 140 ग्राम ऑक्टेन में मिला दें तो ऑक्टेन का वेपर प्रेशर 80% रिड्यूस हो जाए। सॉल्यूट का मोलर मास दिया गया। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसका प्रेशर हो जाएगा 80% ऑफ PA नॉट। हियर A रिप्रेजेंट्स सॉल्वेंट एंड विच इज ऑक्टेन एंड B रिप्रेजेंट्स सॉल्यूट, it is non-volatile. Pressure of solution PS will be equal to 80% of PA naught, mean to say vapor pressure of pure solvent which will be equal to 80 upon 100 into PA naught, that becomes equal to 0.8 PA naught. According to Raoult's law, relative lowering of vapor pressure will be equal to WB into MA upon MB into WA, mass of solute into molar mass of solvent upon molar mass of solute into mass of solvent, or it will be equal to PA naught minus the value of PS is 0.8 PA naught, 0.8 PA naught upon PA naught will be equal to WB mass of solute into molar mass of solvent, and here solvent is octane,
8 into 12 plus 18, 12 8 are 96 plus 18, it will be equal to 114. 114 upon 40 into mass of solvent is 140 into 140. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.2 PA0 अपॉन PA0 विल बी इक्वल टू WB अपॉन 40. ये कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा WB इज इक्वल टू 0.2 इंटू 40 विच बिकम्स इक्वल टू 8 ग्राम. दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे और उसमें दिया गया है ए सोल्यूशन containing 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 gram of water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. Further, 18 gram of water is then added to the solution and the new vapor pressure becomes 2.9 kilopascal at 298 Kelvin. Calculate the molar mass of solute, vapor pressure of water at 298 Kelvin. इस क्वेश्चन में दिया गया कि एक सोल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 90 ग्राम वाटर में मिला हुआ है और इसका वेपर प्रेशर 2.8 किलो पास्कल है और फिर इसी सोल्यूशन में 18 ग्राम ऑफ वाटर ऐड किए गए. तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन था उसका वेपर प्रेशर 2.9 किलो पास्कल हो गया. हमको सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है और वाटर का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है एट 298 केल्विन. ये एक्सपेरिमेंट 298 केल्विन पर चल रहा है. लेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज MB. मान लिया कि जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास MB है. ए जो है वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा यानी कि यहाँ पर वाटर है और बी जो होगा वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा. तो लेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज MB. हमने ये मान लिया कि सॉल्यूट का मोलर मास MB है. सो फॉर सोल्यूशन कंटेनिंग 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो हम 90 ग्राम वाटर वाले सोल्यूशन को देखेंगे. मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम है. मोलर मास वाटर के लिए 18 होता है विच बिकम्स इक्वल टू 5. मोल्स ऑफ सॉल्यूट Nb विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. मोलर मास अननोन है तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है 30 ग्राम, तो 30 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. वेपर प्रेशर जो फर्स्ट सोल्यूशन है जिसमें 90 ग्राम वाटर है उसका वेपर प्रेशर 2.8 है. अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सिंस PA0 माइनस P1S अपॉन PA0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विच विल बी इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB. वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो NB अपॉन Na की वैल्यू 5 हो जाएगी प्लस NB. इसको सॉल्व करेंगे तो जब हम डिवाइड करेंगे PA0 से तो ये हो जाएगा 1 माइनस P1S अपॉन PA0 विच विल बी इक्वल टू NB अपॉन 5 प्लस NB. दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ P1S अपॉन PA0, ये टर्म इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा P1S अपॉन PA0 पॉजिटिव हो गया और ये वाला इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो 1 माइनस NB अपॉन 5 प्लस NB विच बिकम्स इक्वल टू. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 अपॉन 5 प्लस NB. अब इस इक्वेशन को इन्वर्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा PA0 अपॉन P1S विल बी इक्वल टू 5 प्लस NB अपॉन 5. PA0 अपॉन P1S
विल बी इक्वल टू 5 प्लस एन बी अपॉन 5 और पी ए नॉट अपॉन P1S की जो वैल्यू है, जो फर्स्ट सोल्यूशन है, उसका वेपर प्रेशर दिया है 2.8 विल बी इक्वल टू 5 प्लस एन बी अपॉन 5. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब हम उस सोल्यूशन के लिए देखेंगे जिसमें हमने 18 ग्राम ऑफ वाटर ऐड किया. नाउ फॉर सोल्यूशन ऑब्टेन्ड ऑन एडिंग 18 ग्राम ऑफ वाटर टू अबव सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन था इसी में 18 ग्राम ऐड किया था, तो सेकंड सोल्यूशन मिल जाएगा. मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na विल बी इक्वल टू WA अपॉन Ma. यहाँ पर टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट 108 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 90 ग्राम तो पहले से ही था, 18 ग्राम और ऐड कर दिया गया. सो द मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB will be similar to the first solution and it will be equal to 30 upon MB. Vapor pressure of second solution is given 2.9 kilopascal. According to Raoult's law, the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction. So we get PA naught minus P2S upon PA naught is equal to XB, and the value of XB will be equal to moles of solute upon moles of solvent plus moles of solute, and it will be equal to NB upon 6 plus NB. For second solution we have already calculated the number of moles of solvent is 6. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस P2S अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू NB अपॉन 6 प्लस NB. दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ P2S अपॉन PA नॉट विल बी इक्वल टू, ये वाला टर्म इधर ले आएंगे, ये वाला टर्म इधर ले आएंगे. जब ये वाला टर्म इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला टर्म इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. इस तरीके से हमें मिल जाएगा P2S अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस NB अपॉन 6 प्लस NB, एंड इट विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 6 प्लस NB. इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 अपॉन 6 प्लस NB. सो द वैल्यू ऑफ PA नॉट अपॉन P2S, इस इक्वेशन को इन्वर्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा PA नॉट अपॉन P2S इज इक्वल टू 6 प्लस NB. ये वाला टर्म भी इन्वर्ट हो जाएगा, 6 प्लस NB अपॉन 6 प्लस NB अपॉन 6, और PA नॉट अपॉन P2S की वैल्यू 2.9 है, तो 2.9 विल बी इक्वल टू 6 प्लस NB अपॉन 6. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 अपॉन 2 वी गेट इक्वेशन 1 जो हम लोगों ने सॉल्व किया था. इक्वेशन 1 हम लोगों ने निकाला था, वो था PA नॉट अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 5 प्लस NB अपॉन 5. PA नॉट अपॉन 2.8 is equal to 5 plus NB upon 5. This was equation number 1. तो इक्वेशन 1 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा PA नॉट अपॉन 2.8 अपॉन, इक्वेशन 2 में हो जाएगा PA नॉट अपॉन 2.9. दिस विल बी इक्वल टू 5 प्लस NB अपॉन 5 अपॉन 6 प्लस NB अपॉन 6. इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म जब ऊपर जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा तो हमें मिल जाएगा 2.9 अपॉन 2.8. 2.9 अपॉन 2.8
विल बी इक्वल टू 6 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, तो 6 इंटू 5 प्लस एन बी अपॉन 5 इंटू 6 प्लस एन बी, और 29 अपॉन 28 विल बी इक्वल टू 6 इंटू 5 प्लस एन बी अपॉन 5 इंटू 6 प्लस एन बी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 870 प्लस 145 एन बी इज इक्वल टू 840 प्लस 168 एन बी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म इस साइड आ जाएगा, ये वाला टर्म इधर पहुंच जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमको 870 माइनस 840 दैट विल बी इक्वल टू 30, और इस तरफ हमें मिल जाएगा 168 एन बी माइनस 145 एन बी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 23 एन बी। सो द वैल्यू ऑफ एन बी विल बी इक्वल टू 30 अपॉन 23 विच विल बी इक्वल टू 30 अपॉन एम बी। We have already mentioned it. NB is equal to 30 upon MB. This implies that the value of MB will be equal to 23 gram per mole. This is the molar mass of non-volatile solute. तो ये तो फर्स्ट आंसर हो गया। अब हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को एट 298 केल्विन पर कैलकुलेट करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 क्या है, पी ए नॉट अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 5 प्लस एन बी अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन बी अपॉन 5, और पी ए नॉट अपॉन 2.8 इक्वल होगा 1 प्लस एन बी की वैल्यू हम लोगों ने पहले कैलकुलेट की थी, वो थी 30 अपॉन एम बी, तो 30 अपॉन एम बी अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस 6 अपॉन एम बी, 5 6 या 30। अब हम इसमें एम बी की वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट की है 23 ग्राम पर मोल, वो पुटअप करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस 6 अपॉन 23। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 0.26 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1.26। सो द वैल्यू ऑफ पी ए नॉट विल बी 2.8 इंटू 1.26। ऑन सॉल्विंग वी गेट 3.53 किलो पास्कल। तो ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, और इसमें दिया गया है ए 5% सोल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज in water if freezing point of pure water is 273.15 केल्विन। इसमें दिया गया कि वाटर में केन शुगर का एक सोल्यूशन है जिसमें केन शुगर 5% है, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन है। हम लोगों को एक ऐसे सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है जिसमें 5% ग्लूकोज प्रेजेंट है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 273.15 केल्विन है। तो जब हमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पता होता है तो सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है m इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल W। इसमें के एफ जो है वो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है, स्मॉल w मास ऑफ सॉल्यूट है, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, और इसकी वैल्यू होती है टी एफ नॉट माइनस
TFS. TF naught means freezing point of pure solvent. TFS means freezing point of solution. Capital W is mass of solvent. तो ये जो दोनों सोल्यूशन है ग्लूकोज का और केन शुगर का, दोनों वाटर में बनाए गए, इसलिए KF दोनों के लिए सेम रहेगा। तो हम पहले तो फर्स्ट सोल्यूशन के लिए KF कैलकुलेट करेंगे, फिर सेकेंड सोल्यूशन के लिए KF निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे। तो फॉर 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, 5% सोल्यूशन का मतलब होता है कि अगर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है तो उसमें 5 ग्राम सॉल्यूट के होंगे और 95 ग्राम सॉल्वेंट के होंगे। सो द मास ऑफ केन शुगर स्मॉल W1 विल बी 5 ग्राम, मास ऑफ वाटर कैपिटल W1 विल बी 95 ग्राम, मोलर मास ऑफ केन शुगर M1 विल बी 342 ग्राम पर मोल। क्योंकि केन शुगर का मॉलिकुलर फार्मूला C12H22O11 होता है, इससे हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास को तो 342 ग्राम पर मोल मिल जाएगा। एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF1 फॉर फर्स्ट सोल्यूशन, जो पहला सोल्यूशन है केन शुगर का उसके लिए निकालेंगे तो हो जाएगा TF0 माइनस TF1S। TF0 प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो उसकी वैल्यू दी गई है 373.15 और जो फर्स्ट सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है 271 केल्विन, 271। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.15। अब हम 5% ग्लूकोज सोल्यूशन के लिए देखेंगे। 5% ग्लूकोज सोल्यूशन का मतलब होगा अगर 100 ग्राम ग्लूकोज सोल्यूशन लेंगे तो उसमें 5 ग्राम ग्लूकोज होगा और रेस्ट पार्ट वाटर होगा, मीन टू से 95 ग्राम वाटर होगा। तो इस सोल्यूशन के लिए मास ऑफ ग्लूकोज W2 विल बी इक्वल टू 5 ग्राम एंड मास ऑफ वाटर कैपिटल W2 विल बी इक्वल टू 95 ग्राम। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज M2 इक्वल होगा 180 ग्राम पर मोल, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है उसका मॉलिकुलर फार्मूला होता है C6H12O6। इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 180 ग्राम पर मोल। अब हम M की वैल्यू निकालेंगे दोनों सोल्यूशंस के लिए। तो फर्स्ट वाले सोल्यूशन के लिए हो जाएगी M1, सेकेंड के लिए हो जाएगी M2। तो M1 विल बी इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल W1 अपॉन डेल्टा TF1 इंटू कैपिटल W1। इससे KF की वैल्यू निकालेंगे तो KF ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो M1 डेल्टा TF1 इंटू W1 अपॉन इससे डिवाइड हो जाएगा 1000 इंटू W1। इसी तरीके से M2 के लिए देखेंगे तो M2 इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल W2 अपॉन डेल्टा TF2 इंटू कैपिटल W2 इन ग्राम्स। इससे KF की वैल्यू निकालेंगे तो KF इज इक्वल टू हो जाएगा M2 इंटू डेल्टा TF2 इंटू कैपिटल W2 अपॉन 1000 इंटू स्मॉल W2। अब इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड को इक्वल करेंगे तो हमें मिल जाएगा M1 इंटू डेल्टा TF1 इंटू कैपिटल W1 अपॉन स्मॉल W1 विल बी इक्वल टू M2 इंटू डेल्टा TF2 इंटू कैपिटल W2 अपॉन स्मॉल W2। इसमें वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। M1 की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी 342, डेल्टा TF1 हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 2.15 इंटू कैपिटल W1 95 ग्राम, स्मॉल W1 5 ग्राम, तो हमें मिल जाएगा 342 इंटू 2.15 इंटू 95/5। M2 की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की 180 ग्राम, डेल्टा TF2 ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है इंटू W2 की वैल्यू, कैपिटल W2 की वैल्यू 95 ग्राम है अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा TF2 इज इक्वल टू 342 इंटू 2.15 अपॉन 180, दैट विल बी इक्वल टू 4.085।
अब हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड सोल्यूशन निकालेंगे। तो सेकेंड सोल्यूशन के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF2 विल बी इक्वल टू TF0 माइनस TFS2। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, ये इस साइड आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये इस साइड पहुँचेगा निगेटिव हो जाएगा। TFS2 इज इक्वल टू हो जाएगा TF0 माइनस डेल्टा TF2, और जो सेकंड सोल्यूशन होगा उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 273.15 माइनस 4.085, दैट विल बी इक्वल टू 269.065, और इट कैन आल्सो बी रिटन एज 269.7 Kelvin। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 20।